नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूजीसी नेट जून 2013 के सभी 50 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, वट पीपल के लेखक कौन है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि वट पीपल के लेखक कौन है। क्या वट पीपल के लेखक हरिवंश राय बच्चन है, निर्मल वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है या राम कुमार वर्मा है? तो वट पीपल के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर का एक निबंध है जिसका नाम है वट पीपल। ठीक है, थोड़ा सा अचर्चित है लेकिन परीक्षा में अगर पूछ लिया गया तो अब चर्चित हो गया। अब देखिए, यही दिनकर जी की निबंध नहीं बल्कि मिट्टी की ओर, ठीक है, 1946 में यह भी दिनकर जी का निबंध है कि अगर हमसे पूछे अर्धनारीश्वर नामक निबंध किसने लिखा, अगर हमसे निबंध पूछे तो दिनकर और उपन्यास पूछे तो विष्णु प्रभाकर। अगर हमसे पूछे कि रेती के फूल किसका निबंध है तो 1954 में आदरणीय दिनकर जी का है। हमारी सांस्कृतिक एकता अगर पूछे 1956 में, यह भी दिनकर जी का है। वेणुवन पूछ ले 1958 में, यह भी दिनकर जी का है। उजली आग 1956 में, यह भी दिनकर जी का है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता नामक निबंध किसने लिखा? तो यह भी दिनकर जी ने लिखा। धर्म नैतिकता और विज्ञान नामक निबंध किसने लिखा? तो यह भी दिनकर जी ने लिखा। साहित्यमुखी नामक निबंध किसने लिखा? तो यह भी दिनकर जी ने लिखा। और आधुनिकता बोध 1973 में आधुनिकता बोध नामक निबंध भी दिनकर जी ने लिखा। प्रिय विद्यार्थियों, हम पुनः रिपीट करेंगे। अगर हमसे पूछे मिट्टी की ओर 1946 में किसका निबंध है? ठीक है, तो दिनकर जी का है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का है। रेती के फूल भी दिनकर जी का है। हमारी सांस्कृतिक एकता भी दिनकर जी का निबंध है। वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान नामक निबंध भी आदरणीय दिनकर जी ने लिखा। साहित्यमुखी नामक निबंध भी इन्होंने ही लिखा। आधुनिकता बोध नामक निबंध भी आदरणीय दिनकर जी का है। अब देखिए, अगर हम बात करें हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है, तो नए पुराने झरोखे इन्हीं की रचना है। टूटी छूटी कड़ियां भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, अगर हम बात करें निर्मल वर्मा के निबंधों की प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, निर्मल वर्मा के निबंधों की, तो चीड़ों पर चांदनी, ठीक है, चीड़ों पर चांदनी हर बारिश में, ठीक है, चीड़ों पर चांदनी हर बारिश में, शब्द और स्मृति, ठीक है, शब्द और स्मृति नामक निबंध भी इन्हीं का है। चीड़ों पर चांदनी हर बारिश में, इसको तो एक ही साथ बोल लीजिए कि चीड़ों पर चांदनी हर बारिश में शब्द स्मृति नामक निबंध किसने लिखा? तो यह निबंध जो है निर्मल वर्मा जी ने लिखा। अब देखिए, हमारे सामने अगला प्रश्न से पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक पुरस्कर्ता कौन है? महीप सिंह, कमलेश्वर, ठीक है, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। ठीक है, अच्छा आप ऐसे सोचिए कि समान अंतर पे क्या होता है? समान अंतर पे क्या होता है? तो कमल होता है। ठीक है, कमल के पुष्प देखिए तो समान अंतर पे, ठीक है, ऐसे कमल के पुष्प में समान अंतर पे ये पुष्प रहता है। ठीक है, समझने के लिए है कि कैसे मैंने याद किया। ठीक है, आप भी वैसे याद कर सकते हैं अगर याद हो जाए तो। समान अंतर पर, ठीक है, या समानांतर कहानी तो कमल कमलेश्वर का है। किसका है? समानांतर कहानी का प्रवर्तक पूछे अपने विद्यार्थी आपसे तो आप बताएंगे कि सर ये तो कमलेश्वर है। ठीक है, समानांतर कहानी के अगर अन्य लेखकों में पूछे तो आपको बताना होगा अरविंद दासी सिन्हा, इब्राहिम शरीफ, कामताना, जितेंद्र भाटिया, निरुपमा सेवती, ठीक है, मधुकर सिंह। अगर हम बात करें कि विभिन्न आंदोलन में उसके प्रवर्तक, तो देखिए महीप सिंह का नाम कहाँ आता है? सचेतन, ठीक है, सचेतन कहानी में। अगर हमसे पूछे मोहन राकेश, राजेंद्र यादव का नाम, ठीक है, तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, कमलेश्वर का तो समानांतर कहानी में नाम आता ही है, उसके साथ साथ नई कहानी आंदोलन में भी नाम आता है, कमरा उसका, ठीक है, कमरा। ठीक है, और आपसे पूछे सहज कहानी आंदोलन के, ठीक है, तो आपको बताना होगा सहज कौन था? अमृत राय।
ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है। हमसे विधा नहीं पूछा गया कि शेष यात्रा उपन्यास है या फिर कहानी है। हमसे पूछा गया प्रिय विद्यार्थियों की शेष यात्रा की लेखिका कौन है। ठीक है, हमारे सामने विकल्प है उषा प्रियमदा है, कृष्णा सोबती है, नासिरा शर्मा है, मन्नू भंडारी है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि शेष यात्रा की लेखिका कौन है, उषा प्रियमदा है। कौन है, उषा प्रियमदा है। हमसे पूछे कि शेष यात्रा की लेखिका कौन है, तो शेष यात्रा की लेखिका कौन है, उषा प्रियंवदा है। ठीक है, 1984 में लिखा था। अगर हम बात करें इनके अन्य उपन्यासों की, तो सबसे पहले तो 55 खंबे लाल दीवारी परीक्षाओं में प्रश्न बच चुका है। ठीक है, 1961 में रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, 67 में अंतरवसी, 2000 में भय कबीर उदास, 2007 में नदी नामक उपन्यास भी लिखा है, अल्प विराम नामक उपन्यास भी लिखा। बहुत महत्वपूर्ण हम लोग याद करेंगे यहीं पे कि हमसे पूछे अगर 55 खंबे लाल दीवारें नामक उपन्यास किसने लिखा, तो उषा प्रियमदा जी ने लिखा 1961 में, रुकोगी नहीं राधिका 1967 में। ठीक है, फिर उसके बाद शेष यात्रा 1984 में, अंतरवसी नामक उपन्यास। ठीक है, भया कबीर उदास 2007 में, नदी अल्प विराम। ठीक है, नदी तथा अल्प विराम नामक उपन्यास भी लिखा। अल्प विराम इनका लेटेस्ट है 2020 में। अब देखिए अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, इस विकल्प में कृष्णा सोबती है। ठीक है, कृष्णा सोबती की यदि बात करें तो इनका निबंध कौन है, मित्रों, मरजानी, जिंदगी नामा, आदमी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के। ठीक है, ये सब निबंध किसके हैं, तो ये सारे निबंध जो है कृष्ण सॉरी ये उपन्यास किसके हैं, तो यह उपन्यास जो है कृष्णा सोबती के हैं। अगर हम बात करें नासिरा शर्मा की प्रिय विद्यार्थियों, तो सात नदियां एक समंदर, सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, कुइया जान, जीरो रोड, ये सब उपन्यास किसके हैं, तो नासिरा शर्मा के। मन्नू भंडारी की बात करें तो आपका बंटी, महावो, स्वामी। ठीक है, ये सब उपन्यास किसके हैं, तो मन्नू भंडारी के हैं। अब देखिए हम लोगों ने चारों विकल्प पे बात कर लिया प्रिय विद्यार्थियों। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे कह रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है, या सीधा सीधा समझिए कि हिंदी साहित्य में पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा। ठीक है, विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या गार्सर तासी। प्रिय विद्यार्थियों हम लोगों को पता है कि 1839 में, ठीक है, गार्सर तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दिलाल तुर एंदोई हिंदुस्तानी लिखा। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, तो चौथे का जो है डी विकल्प सही होगा कि गार्सद तासी प्रथम इतिहासकार है, और इनके ग्रंथ का क्या नाम है, इस्तवार दिलाल हिंदुस्तानी। अगर पूछे इसका प्रथम भाग, ठीक है, तो 1839 में। द्वितीय भाग पूछे तो 8 वर्ष बाद माने 1847 में। और आपसे दूसरा संस्करण पूछे जो टीजीटी 21 की परीक्षा में प्रश्न बनकर आया था, तो वह 1871 होगा। तो विद्यार्थियों अगर हम बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का, तो क्या नाम है इनके इतिहास ग्रंथ का, तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। आचार्य शुक्ल इसका समय 1889 मानते हैं। अगर हमसे पूछे रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम, तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। अगर हमसे पूछे शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम, तो शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज, कब ये लिखा गया शिव सिंह सरोज, तो 1883 में। अब देखिए अभी हम लोग जो कल शुक्ल जी को पढ़ रहे थे, तो वहां पे आया था कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। ठीक है, कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सोमप्रभ सूर्य, हेमचंद सारंगधर, ठीक है, या फिर विद्याधर, कौन है आप हमको बता दीजिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों हम लोगों ने एक ट्रिक भी देखा था कि हम लोग का कभी ये परीक्षा में गलत ना हो। हम लोगों ने देखा था कि प्र का ट्रिक देखा था कि प्र इनके भी नाम में है और लेखक के नाम में भी प्र है। ठीक है, तो मतलब कुमार पाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूर्य। जब आपका एक क्लियर हो गया तो आप स्पष्ट बता देंगे। अगर कुमार पाल चरित्र पूछेगा, कुमार पाल चरित अगर आपसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको बताना होगा किसका है, हेमचंद का है। हेमचंद का है। अब देखिए आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट लिखा कि
सोमप्रभ सूर्य के विषय में कि ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमार प्रतिबोध नाम का एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमार पाल को दिए गए अनेक प्रकार के उपदेश की कथा है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने क्या है, हम लोगों ने स्पष्ट जाना कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। तो प्रिय विद्यार्थियों हमारा ये क्लियर हो गया कि 1184 ईस्वी में कुमारपाल प्रतिबोध लिखा गया। किसका है? तो भाई साहब किसका है? सोमप्रभ सूरी का है। ठीक है, किस भाषा में? तो यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। ठीक है, संस्कृत प्राकृत हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम हेमचंद की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम सिद्ध हेम शब्द अनुशासन या इसको शब्द अनुशासन भी कहते हैं। ठीक है, कुमारपाल चरित भी इन्हीं का है। योग शास्त्र छंदानुशासन देसी नाम माला कोश दयाश्रय द्वयाश्रय काव्य। ठीक है, और भट्टी के समान व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान दयाश्रय काव्य की रचना की थी। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए अगर हम बात करें सारंगधर की प्रिय विद्यार्थियों तो सारंगधर का हम्मीरासो है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न से पूछा ये जा रहा है, हमसे कह रहे हैं कि हमको ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। हमारा एक संस्कार अगर हमसे नहीं पूछेगा हम तुरंत नहीं को बाहर करेंगे। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कौन उपन्यास नहीं है। अजय की डायरी, साहित्य की डायरी, जयवर्धन, पहला गिरमिटिया। ठीक है, कौन जो है उपन्यास नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ठीक है कि एक साहित्य की डायरी। ठीक है, एक साहित्य की डायरी क्या है? तो ये उपन्यास नहीं है बल्कि क्या है, यह मुक्तिबोध द्वारा लिखित है जिसमें उनके विचारों का संकलन है। ठीक है, अगर हम बात करें यह वसुधा नामक साप्ताहिक पत्र के स्तंभ साप्ताहिक में स्तंभ के अंतर्गत निकलता था। ठीक है, वसुधा नामक पत्र में। अब देखिए अगर हमसे पूछे अजय की डायरी किसका उपन्यास है। ठीक है, आपको अगर ऐसे लग रहा हो कि अजय की डायरी डायरी विधा है, नहीं उपन्यास है। किसका? डॉक्टर देवराज का मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। इसी विकल्प में हमें दिया है जयवर्धन। जयवर्धन तो किसका उपन्यास है? तो जयवर्धन तो जैनेन्द्र जी का है। जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। हमसे पूछे पहला गिरमिटिया, भाई पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नागरिक प्रचारी सभा के संस्थापकों में से नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने एक ट्रिक देखा था प्रश्न सॉल्व करते, प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसी में हम लोगों ने एक ट्रिक देखा था आरएसएस। ठीक है, क्या? पंडित राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास ठाकुर, शिव कुमार सिंह। ठीक है, अब हमें एक नाम ऐसा खोजना है जो इस विकल्प में नहीं आ रहे हैं। तो राम नारायण मिश्र आ गए, श्याम सुंदर दास आ गए, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी आ गए, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो है नागरिक प्रचारी सभा के संस्थापकों में से नहीं है। हमसे निगेटिव पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं अगले प्रश्न, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, हमसे क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना 1893 में हुई, यह भी हमें ध्यान में रखना होगा। कहाँ? काशी में। ठीक है, हमसे अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। मतलब समझिए इनमें से एक आचार्य ऐसे होंगे जो राम और कृष्ण या वैष्णव के अवतारों को नहीं मानते। ठीक है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। तो शंकराचार्य जो थे, ठीक है, शंकराचार्य थे वो वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं थे। ठीक है, शंकराचार्य की बात करें तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, इनके दर्शन का आधार वेदांत या उपनिषद था। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा, ब्रह्म और जीव में अद्वैत है। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। ठीक है, अगर हम रामानुजाचार्य की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद की प्रक्रिया में सबसे पहले विशिष्टाद्वैत आया। इनके आराध्य भगवान विष्णु थे। इन्होंने जगत को सत्य माना। अब देखिए मध्वाचार्य की अगर हम बात करें, ये वैष्णव भक्ति के आचार्य थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य ने जगत को सत्य माना, ये विष्णु की आराधना करते थे। और आचार्य शुक्ल इनके संदर्भ में लिखते हैं मध्वाचार्य के कि गुजरात में जो है इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया। अब देखिए
वल्लभाचार्य की बात करें तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक और कृष्ण के उपासक थे। ठीक है, अगर हमसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों कि वल्लभाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे, तो आपको बताना होगा वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद नामक सिद्धांत दिया और उसका प्रवर्तन किया। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, हमसे ये कहा जा रहा है कि जगनिक की रचना कही जाती है। ठीक है, बीसल देव रासो, परमाल रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो या आलाखंड। तो पज जगनिक की रचना क्या है? परमाल रासो रचना किसकी है? जगनिक की है। ठीक है, परमाल रासो अगर रचना पूछे तो जगनिक की है, तो जगनिक की रचना कही जाती है तो परमाल रासो कही जाती है। कब लिखा? तो 13वीं शताब्दी में लिखा। इस ठीक है, इसके अंतर्गत आलखंड आता है, यह इसका एक भाग है जो आलखंड है। अब देखिए आपसे पूछे बीसल देव रासो 12वीं सदी में किसने लिखा? तो बिन नरपति नाल। ठीक है, नरपति नाल ने। पृथ्वीराज रासो को 12वीं सदी में किसने लिखा? तो चंद बरदाई ने लिखा। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न से क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, मोहनदास नैमिषराय या नैमिषराय, माता प्रसाद, कंवर भारती, सूरज पाल चौहान। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि झोपड़ी से राजभवन तक जो आत्मकथा उसके लेखक कौन है? तो माता प्रसाद है। ठीक है, अगर हमसे पूछे झोपड़ी से राजभवन तक 2002 में किसने लिखा? माता प्रसाद ने लिखा। ठीक है, अपने अपने पिंजरे 1995 में आया और इसका दूसरा भाग 2000 ईस्वी में आया। ये किसका है? तो मोहनदास नैमिषराय का, परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है। अब देखिए अगर पूछे तिरस्कृत और संतृप्त, ठीक है, तो सूरजपाल चौहान का है। रंग कितने संग मेरे, यह भी जो है किसका है? मोहनदास नैमिषराय का है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा जो है 1936 में है। ठीक है, लेकिन कह रहे राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? उसकी यौगिक प्रक्रिया का स्रोत हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, और ऑप्शन में दे रहा है कि वेदांत, ठीक है, नौ वेदांत, योग वासिष्ठ, हठ योग। तो आपको बताना होगा कि राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो नौ वेदांत है। क्या है? नौ वेदांत है। ठीक है, निराला के दर्शन का आधार क्या था? अद्वैतवाद एवं नौ वेदांत था। इनके कविता का मूल स्रोत अगर हम देखें राम की शक्ति पूजा का, ठीक है, कृतिवास का बंगला रामायण था। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न से पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ठीक है, हमसे निगेटिव टर्म पूछ रहा नहीं। ठीक है, हम तुरंत नहीं को क्या करते हैं? हम लोग नहीं को बाहर लिखते हैं। तुरंत हम लोग निगेटिव जो बातें हमसे अगर पूछी जाती है तो हम बाहर लिखते हैं कि हमसे गलत ना हो। ठीक है, अब देखिए भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माछुर, गिरिजा कुमार माथुर। फिर विद्यार्थियों जब हम देखते हैं कि आर्म MNGB, ठीक है, आर्म MNGB, ये ट्रिक है किसका? क्रम से है, जन्म के अनुसार जो है क्रम है तार शब्दकों का। अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, माचवे, नेमचंद जैन, गिरिजा कुमार राठौर, भारत भूषण अग्रवाल। लेकिन अगर हम बात करें भवानी प्रसाद मिश्र की तो ये द्वितीय शतक में थे, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, द्वितीय शतक के कवि थे। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, हाँ हमसे पूछ रहा है रचना, हमसे पंक्ति से प्रश्न पूछ रहा है और हमसे कह रहा है कि हमें ये बताइए एक हथौड़े वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति? हमसे पूछ रहा है एक हथौड़े वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की है, रामधरस मिश्र की है, राम कुमार वर्मा की है या शिवमंगल सिंह सुमन की है? फिर विद्यार्थियों अगर आपसे पूछे एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, ये किसकी पंक्ति है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। ठीक है, ये उनकी राजनीतिक विचारधारा की कविता है। ठीक है, एक हथौड़े वाला
घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? तो एक हथौड़े वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। तो विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे एक हथौड़े वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? तो केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? ठीक है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? ठीक है, नगेंद्र ने, शिवदान सिंह चौहान ने, रामकुमार वर्मा ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो इसका सही उत्तर होगा प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? तो आपको बताना होगा कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? तो आपको बताना होगा प्रिय विद्यार्थियों कि नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। अगर हम बात करें नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति की, तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो 1942 में लिखी गई नंद दुलारे वाजपेयी की पहली रचना है। आधुनिक काव्य में इन्होंने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तीनों धाराओं में लिखा है। ठीक है, अगर हम कुछ और तथ्यों की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें अपने मूल दृष्टिकोण से रसवादी और व्यक्तिवादी आलोचक हैं। हिंदी में प्रगतिवादी आलोचनात्मक समीक्षा के प्रणेता अगर हम देखें तो शिवदान सिंह चौहान है। प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक निबंध विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। अगर हमसे पूछे कि प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक निबंध किस पत्रिका में? तो विशाल भारत में। अंग्रेजी के समीक्षक कार्डवेल के मूल्यों से शिवदान सिंह चौहान प्रभावित है। 1951 में आलोचना नामक त्रैमासिक पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आलोचना नामक पत्रिका का संपादन शिवदान सिंह चौहान ने किया। वो कैसी पत्रिका थी? त्रैमासिक थी। आलोचना के क्षेत्र में अगर हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करते हैं तो कबीर विषय खोज जो इनका है और उनके पदों पर प्रथम शुद्ध पाठ तथा कबीर के रहस्यवाद और योग साधना पद्धति की समालोचना विशेष उपलब्धि है इनकी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन क्षेत्र में उनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। ठीक है, का बहुत विशेष महत्व है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है? ठीक है, मधु काकरिया, अनामिका, पूजा राजे सक्सेना, मृणाल। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है? ठीक है, की लेखिका कौन है? ठीक है, कह रहे मधु काकरिया, अनामिका, ठीक, और उषा राजे सक्सेना, मृणाल। ठीक है, अब देखिए अगले जन्म मोहि बिटिया ना कीजो ये तो नाटक है किसका? विभा रानी का, और वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अगले जन्म मोहि बिटिया ना कीजो विभा रानी का नाटक है और जो ऑप्शन नहीं है। और एक कुर्तुल एन हैदर है नामक लेखिका, उनका उपन्यास है। ठीक है, अब देखिए जो विकल्प दिए गए उसमें तो है नहीं है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगले जन्म मोहि बिटिया न की जो विभा रानी का नाटक है। ठीक है, ये किसका है? विभा रानी का है, विभा रानी का नाटक है। हाँ, अब देखिए आयोग ने जो है इसका उत्तर डी माना, माने मृणाल को माना है, जो कि सही नहीं है। अब देखिए अगर हम मधु काकरिया की बात करें तो इनकी रचना है खुले गगन के लाल सितारे। ठीक है, खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पे संस्कृत, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो मधु काकरिया। अनामिका की बात करें 10 द्वारे का पिंजरा, तिनका तिनके पास, बिल्लू शेक्सपियर, पोस्ट बस्तर, आईना साज। और ये बिल्लू शेक्सपियर, पोस्ट बस्तर कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मृणाल पांडे की बात करें हम प्रिय विद्यार्थियों तो पटरंग पुराण, विरुद्ध रास्तों पर भटकते हुए हमको दिया परदेश, पूजा उषा राजे सक्सेना की बात करें तो विश्वास की रजत सीपिया, इंद्रधनुष की तलाश में, क्या फिर वही होगा, प्रवास में, वॉकिंग पार्टनर, वह रात और अन्य कहानियां, ये सब उषा राजे सक्सेना की रचना है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है अगले प्रश्न में, हमसे कह रहा है कि भैया हमको ये बता दीजिए कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? ठीक है, हमसे पंक्ति से प्रश्न पूछ रहा है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। ठीक है, अब देखिए
ये जो है ना कविता अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, ये कविता ली गई है दीपशिखा 1942 से। और दीपशिखा किसकी रचना है, विकल्प पढ़ते हैं हम लोग। हरिवंश राय बच्चन की, महादेवी वर्मा की, राम नेत्र त्रिपाठी की या नरेश शर्मा की। जो प्रिय विद्यार्थियों का सही उत्तर होगा अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। ये पंक्ति किसकी है प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछे अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। ठीक है, अगर पूछे किस काव्य संग्रह, किस कविता शीर्षक से लिया गया, तो मोम सा तन घुल चुका नामक शीर्षक कविता है। ठीक है, किस काव्य संग्रह में, तो आपको बताया होगा कि दीपशिखा काव्य संग्रह में संग्रहित है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थी महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं की, तो निहार 1930 में, रश्मि 32 में, नीरजा 34 में, संगीत 36 में, यामा 40 में, दीपशिखा 42 में, सप्तपर्णा 60 में, प्रथम आयाम 84 में, अग्निरेखा 1990 में। प्रिय विद्यार्थियों अगर हम बात करें हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है, हम हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो मधुशाला 35 में, मधुबाला 36 में, मधु कलश 37 में, निशा निमंत्रण, ठीक है, मौन निमंत्रण अगर पूछे तो मौन निमंत्रण सुमित्रा पंत का है। निशा निमंत्रण पूछे, निशा निमंत्रण किसका, हरिवंश राय बच्चन का है। अगर हमसे पूछे, अब देखिए राम नेत्र त्रिपाठी विकल्प में है तो मिलन पूछ ले, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो राम नेत्र त्रिपाठी की है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों कि हमें ये बताइए आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। हमसे पूछ रहे हैं आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। ठीक है, बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, हमसे प्रिय विद्यार्थी पूछा ये जा रहा है कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। ठीक है, बाबू महादेव सेठ थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन थे या अंबिका दत्त व्यास थे। तो हमें पता है क्या, ये जो मासिक पत्रिका थी ये किसकी थी, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की थी। कहाँ से निकलती थी, तो मिर्जापुर से निकलती थी। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष देखे तो 1881 है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अगर हम बात करें बद्रीनाथ चौधरी की, तो ये भारतीय मंडल के रचनाकार थे। इनकी एक और पत्रिका थी जो साप्ताहिक थी, जिसे हमें ध्यान रखना होगा, और जो कितने वर्षों बाद निकलती है, 12 वर्षों बाद। अब तो आप 1881 में 12 जोड़ लीजिए। ठीक है, आप 1881 में 12 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो आपके पास आ गया क्या, इस तरह याद करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि कब था। तो 93 में आया दूसरी पत्रिका नागरी नीरज जो साप्ताहिक थी, कहाँ से निकलती थी, तो यह भी मिर्जापुर से निकलती थी। अब देखिए अब जो अन्य विकल्प उन पे बात कर लेते हैं। तो विकल्प में एक महादेव सेठ, इनकी पत्रिका नाम था मतवाला, कलकत्ता से साप्ताहिक। चंद्र शर्मा गुलेरी की बात करें तो समालोचक पत्रिका 1902 में, जयपुर मासिक से। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो द्वंद नामक पत्रिका लाहौर से ये मासिक थी। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की पत्रिका का क्या नाम था, तो प्रिय विद्यार्थियों अंबिका दत्त व्यास की पत्रिका का नाम था द्वंद पत्रिका। कहाँ से निकलती थी, लाहौर से निकलती थी। कैसी पत्रिका थी, तो यह पत्रिका जो है कैसी थी, यह पत्रिका मासिक थी। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है। रमेश चंद्र शाह है, विवेकी राय है, सुप्रसाद सिंह है या शैलेश मटियानी है। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, तो गोबर गणेश उपन्यास किसका है, रमेश चंद्र शाह का है, विवेकी राय का है, शिवप्रसाद सिंह का है, सलीस मटियानी का है। तो हम पढ़े गोबर गणेश जो उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का है। तो विकल्प ए हमारा सही हो गया कि गोबर गणेश किसका है, रमेश चंद्र शाह का है। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे पूछे इनके अन्य उपन्यास, तो किस्सा गुलाम नामक उपन्यास इन्होंने लिखा 1986 में। पूर्वा पर बीनी का उपन्यास है, आखिरी दिन 1992 में, पुनर्वास 1995 में, आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू, यह भी इन्हीं का है। विनायक नामक उपन्यास, ठीक है,
यदि मैं सही हूं तो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अब देखिए, सफेद पर्दे पर आत्मकथानक, ठीक है, असबाब ए बिरानी, कथा सनातन, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं प्रिय विद्यार्थियों रमेश चंद्र शाह की है। पुनः रिपीट करेंगे, किस्सा गुलाम हमसे पूछे कि बताइए किस्सा गुलाम नामक उपन्यास किसका है? तो आपको बताना होगा प्रिय विद्यार्थियों, अरे यह तो रमेश चंद्र शाह का है। आपसे पूछे गोवर गणेश नामक उपन्यास किसका है? तो यह भी रमेश चंद्र शाह का है। हम्म अगर प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछे पुनर्वास, आखिरी दिन, विनायक, हाँ, कहीं नहीं रहते विभूति, आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू, असबाब वीरानी, कथा सनातन, ये सब किसके उपन्यास हैं? तो ये सभी उपन्यास शिव प्रसाद सिंह के हैं। ठीक है, अगर आप देखिए विकल्प यहाँ है विवेकी राय। ठीक है, विवेकी राय की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो इनका बबूल उपन्यास है, पुरुष पुराण नामक उपन्यास, लोकरीण, श्वेत पत्र, सोना माटी, परीक्षाओं में प्रश्न बन कई बार आया प्रश्न बन के कि सोना माटी नामक उपन्यास किसका है? विवेकी राय का है। अब देखिए, शिव प्रसाद सिंह की बात करें तो अलग अलग वैतरणी नामक उपन्यास जिसमें करैता गांव का वर्णन है, गली आगे मूर्ति है, नीला चांद, ये सभी उपन्यास किसके हैं? शिव प्रसाद सिंह के हैं। तो विद्यार्थी अगर हम बात करें शैलेश मटियानी की तो बोरबरी से बोरबंदर तक, ठीक है, इन्हीं का 1959 में कबूतर खाना, ठीक है, कबूतर खाना भी इन्हीं का है। हवलदार 1960 में भी इन्हीं का है। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई भी इन्हीं का है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण क्या है? देखिए, फादर कामिल बुल्के ने जो है राम कथा लेखन और तुलसी के साहित्य पर विशेष काम किया था। ठीक है, कोश निर्माण भी किया था। अब देखिए, हमसे वही प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण क्या है? तो एक विकल्प में कह रहा है कोश निर्माण, ठीक है, राम कथा लेखन, और तुलसी दास साहित्य के विशेषज्ञ। ठीक है, तो ये सभी होंगे ना, क्योंकि अब तीनों पे काम किया, कोश निर्माण भी काम किया, तो इसका विकल्प सही क्या होगा? ये सभी। अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों फादर कामिल बुल्के की तो हिंदी साहित्य में कोश निर्माण की, राम कथा लेखन और तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ रूप में महत्व मिला है। इनका जन्म अगर हम देखें बुल्के जी का बेल्जियम में हुआ। ये क्या थे? एक मिशनरी थे। भारत आकर इन्होंने हिंदी भाषा, तुलसी और वाल्मीकि का अध्ययन किया। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला 1974 में। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या हमसे पूछा ये जा रहा है यहाँ पे कि हमें ये बताइए कि आत्माराम की टेटे निबंध में आत्मा राम के प्रतीक हैं। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि आत्मा राम की टेटे निबंध में आत्मा राम के प्रतीक कौन है? विकल्प में दे रहे हैं भाई साहब, गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, हम करीबी आंसर पे पहुंचते हैं। देखिए, लड़ाई पूरी शुरू हुई थी महादेव वर्मा बाल मुकुंद गुप्त में। ठीक, आत्मा राम की टीटे नामक निबंध गोविंद नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया। ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि आत्माराम के निबंध में आत्माराम कौन था, ये पूछ रहा है। तो आत्माराम की टेटे, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त के लिए आत्माराम का यूज किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे आत्माराम की टेटे निबंध किसका है तो प्रिय विद्यार्थियों को बताना होगा कि गोविंद नारायण मिश्र का है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें रचनाकार, ठीक है, अगर हमसे पूछे रचनाकार कौन है इस निबंध के आत्माराम टेटे के तो गोविंद नारायण मिश्र है। अगर हमसे पूछे आत्माराम के प्रतीक कौन है, ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त है। अब देखिए आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रिय विद्यार्थियों और फिर उनके मतलब उन्हें आलोचनात्मक ग्रंथों को सही अनुक्रम में आपको लगाना है। ठीक है, इसका सही अनुक्रम कौन सा है? अब देखिए हमारे सामने विकल्प है कौन सा, हमसे कह रहे हैं कि प्रेमचंद और उनका युग, तो हम एक विकल्प पकड़ेंगे और अपने प्रश्न को सही करेंगे। अब जैसे देखिए प्रेमचंद उनका युग 1952 में, कब है? 1952 में है। अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ये कब है तो 1954 में है। कब है? 1954 में। छायावाद नामक पुस्तक किसकी है? तो छायावाद 1955 में नामवर सिंह की है, 1955 में।
ठीक है। हिंदी नवरत्न, सबसे पहले हिंदी नवरत्न ये 1910 में, ठीक है, और ये हायर में पूछा जा चुका है। तो आप विकल्प में खोजिए जहाँ हिंदी नवरत्न सबसे पहले 1910 में। प्रेमचंद उनका युग कब हो गया? 1952 में। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष अगर आपसे पूछे तो कब हो गया? 1954 में। ठीक है, हिंदी साहित्य का 80 वर्ष पूछे तो 1954 में। ठीक, अब देखिए 1954 हो गया। छायावाद नामक पुस्तक, ठीक है, नामवर सिंह का कब आया? 1955 में। प्रिय विद्यार्थियों, हम पुनः प्रश्नों को हल करेंगे और इस बार आप बताएंगे, मैं लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी नवरत्न पूछे तो आप बताएंगे 1900 कितना 10, एकदम सही। प्रेमचंद युग पूछे तब 1952, ठीक है, एकदम सही। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष नामक, ठीक है, तो 1954 में सिद्धांत सिंह चौहान का। छायावाद नामक पुस्तक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? तो नामवर सिंह का 1955 में। हमारा विकल्प बी जो है प्रिय विद्यार्थियों सही हो रहा है। ठीक है, विकल्प बी क्या है? सही हो रहा है। अब देखिए प्रेमचंद और उनका युग नामक आलोचना किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। ठीक है, और सब पे तो हम लोगों ने बात कर लिया था। अब हमारे सामने देखिए 22 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, अब देखिए हमसे जन्म के आधार पर निबंधकारों का क्या है? सही अनुक्रम पूछ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद। देखिए बहुत चर्चित लोगों का नहीं उठाया। अब देखिए अब हमें सही करना है प्रश्न, तो हम लोग आराम से प्रश्न को पढ़ेंगे और चलेंगे। अब देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद किसी विकल्प में है। संपूर्णानंद, इनका जन्म कब हुआ? 1890 में हुआ। ठीक, अगर हमसे पूछे राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म, तो 1899 में हुआ। ठीक है, कब जन्म हुआ? जब निराला जी का जन्म हुआ था 1899 में, उसी समय राम वृक्ष बेनीपुरी जी का भी जन्म हुआ। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल अगर हमसे पूछे, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल पूछे तो प्रिय विद्यार्थी इनका जन्म 1904 में हुआ। कब हुआ? 1904 में हुआ। हमसे पूछे भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना होगा 1908 में हुआ। ठीक है, अब देखिए अब हमें विकल्प ढूंढना है कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डॉक्टर संपूर्णानंद 1890 में, राम वृक्षपुरी 1899 में, वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 में और भगवत शरण उपाध्याय 1908 में। ठीक है, अब हम प्रश्न को सही करेंगे प्रिय विद्यार्थी। हम लोग पुनः लिखेंगे इस प्रश्न में, हम लोग जन्म शताब्दी, उनका जन्म पुनः लिखेंगे जिससे हमारा तैयार हो और आप बताएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद का इनका जन्म हुआ 1890 में, एकदम सही। राम वृक्ष पूरी पूछे तो 1800, हाँ 99 में, एकदम सही। वासुदेव शरण अग्रवाल अगर हम पूछे 1904 में, भगवत शरण उपाध्याय पूछे तो 1908 में। हमारा विकल्प जो चौथा है वह सही है प्रिय विद्यार्थियों। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं अगले प्रश्न में कि हमको बताइए भैया कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासकारों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, अब देखिए उपन्यास दे रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि अनुक्रम बताइए कौन सा सही है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले विकल्प को पकड़ते हैं और बात करते हैं। रुकोगी नहीं राधिका, अभी हम लोगों ने पढ़ा था उषा प्रियवंदा से, जब हमसे पूछा गया कि वापसी, ठीक है, हमसे यही पूछा गया था ना कि वापसी रचना किसकी है। हम्म, तो हम लोगों ने देखा किसका था, वापसी किसकी रचना थी? नहीं, शेष यात्रा हमसे पूछा था, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? तो उषा प्रियमदा हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रुकोगी नहीं राधिका 1967 में, आपका बंटी 1971 में। ठीक है, आपका बंटी 1971 में। अगर हमसे पूछे सूरजमुखी अंधेरे के, तो कृष्णा सोबती का है, कब है? 1972 में। ठीक है, कब? 1972 में। चित्त कोबरा नामक उपन्यास पर विद्यार्थियों मृदुला गर्ग का है, यह कब लिखा गया? तो 1979 में। ठीक है, तो हमारा पहला विकल्प जो है सही हो रहा है। पुनः रिपीट करते हैं, पुनः रिपीट करते हैं कि कब क्या लिखा गया। ठीक है, अब देखिए पहला विकल्प हमारा सही हो रहा है। अब हम लोग रिपीट करते हैं, देखिए रुकोगी नहीं राधिका 1967 में, आपका बंटी 1971 में, सूरजमुखी अंधेरे के अगर पूछे तो 1900 कब 72 में, चित्त कोबरा पूछे मृदुलागर का है 1979 में। ठीक है, 1979 में। अगला प्रश्न देखिए, हम तो कह रहे हैं प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, हम तो पूछ रहे हैं प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। राजश्री पूछे,
विशाख पूछे, अजातशत्रु पूछे, स्कंदगुप्त पूछे, ठीक है। तो राजश्री कब था? तो प्रिय विद्यार्थियों हम देखते हैं कि राजश्री कब था? 1915 में था, ठीक है। विशाख हमसे पूछे, ठीक है, विशाख हमसे पूछे तो विशाख 1921 में लिखित है। अजातशत्रु पूछे प्रिय विद्यार्थियों तो 1922 में है। और स्कंदगुप्त अगर पूछे 1928 में है, ठीक है। स्कंदगुप्त कब है? 1928 में है। पुनः देखिए, राजश्री पूछे तो 1900 कितने में? 15 है, एकदम सही। विशाख पूछे 21 में, अजातशत्रु 22 में और स्कंदगुप्त 28 में, चंद्रगुप्त 31 में, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, तो हमारा विकल्प जो है सी सही हो गया कि राजश्री सर 1915 में, विशाख 21 में, अजातशत्रु 22 में, स्कंदगुप्त 28 में। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, हमसे पूछा जा रहा है जैनिन कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। अब केवल जैनिन कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि सुनीता, ठीक है, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। तो देखिए त्यागपत्र कब लिखा गया? तो 1937 में, ठीक है। कब लिखा गया? 1937 में। कल्याणी 39 में, ठीक है, कल्याणी 39 में। सुखदा अगर आपसे पूछे तो सुखदा जो है 1952 में। सुनीता अगर पूछे आपसे तो सुनीता 1934 में। तो आपको सबसे पहले क्या खोजना है प्रिय विद्यार्थियों? आपको सबसे पहले खोजना है सुनीता, ठीक है, सुनीता आपको खोजना है। किस विकल्प में सुनीता माने 1934 में सबसे पहले है, ठीक है। तो 1934 में सुनीता विकल्प बी में है, ठीक है। मतलब यही सही जा रहा है। त्यागपत्र कब है? तो त्यागपत्र 1937 में है। कल्याणी आपसे पूछे 1939 में है। आपसे पूछे सुखदा नामक उपन्यास किसका है? तो जैनिन कुमार का। और कब लिखा गया पूछ ले तो 1952 में है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं काव्य शास्त्री आचार्यों का सही अनुक्रम कौन है, ठीक है। और ये प्रश्न आज भी नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि भामा 6वीं शताब्दी में प्रिय विद्यार्थियों, दंडी 7वीं में है, आनंदवर्धन कब है? तो 9वीं में है। अभिनव गुप्त कब है? तो प्रिय विद्यार्थियों अभिनव गुप्त का समय है 10वीं 11वीं दोनों मिलता है। अगर हम बात करें भामह का ग्रंथ, ठीक है, तो भामह का ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार, ठीक है। दंडी के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यादर्श। आनंदवर्धन के ग्रंथ का क्या नाम है? तो ध्वन्यालोक है। अभिनव गुप्त के ग्रंथ का क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों? तो अभिनव गुप्त के ग्रंथ का नाम है तंत्रालोक, ठीक है, तंत्रालोक। तो हमारा पहला विकल्प जो है सही हो रहा है कि भामह 6वीं में, दंडी 7वीं में, आनंदवर्धन 9वीं में, अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं दोनों मिलता है, मतलब अंतिम में है, ठीक है। तो हमारा पहला विकल्प सही हो गया। अगर हमसे पूछे तंत्रालोक नामक ग्रंथ किसका है तो आपको बताना होगा अभिनव गुप्त का है। धन्यालोक पूछ ले आनंदवर्धन का है। काव्यादर्श पूछ ले दंडी का है। काव्य अलंकार पूछे तो भामह का है। अब देखिए हमसे यहाँ ये कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों की चरण में वर्णों की संख्या के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम, ठीक है। माने कम से अधिक आपको बताना है कि किसमें कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। तो हम देखिए हमारे सामने विकल्प क्या है? वसंत तिलिका, ठीक है। वसंत तिलिका में हमें पता है प्रिय विद्यार्थियों कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं, ठीक है। मंदाक्रांता की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो 17 वर्णों का ये छंद होता है। मंदाक्रांता 17 वर्ण। शार्दुल विक्रीडित इसमें कितने होते हैं? ठीक है, तो इसमें 19 छंद होते हैं, 19 छंद होते हैं। अच्छा इंद्रवज्जा, आपको पता है कि इंद्रवज्जा में 11 वर्ण होते हैं। अब तो आप सीधे इंद्रवज्जा खोजिए ना विकल्प में, ठीक है। क्यों इतना परेशान हो? इंद्रवज्जा उपेंद्रवज्जा दोनों में 11 ही होते हैं। अब देखिए इंद्रवज्जा आपको दिख गया 11 वर्ड होते हैं, मतलब और किसी विकल्प में नहीं इंद्रवज्जा है, तो पहला तो सही निकल, चौथा विकल्प हमारा सही हो रहा है 27वें प्रश्न का। अब देखिए वसंत तिलका पे हम लोगों ने बात किया कितने वर्ड होते हैं, तो हम लोगों ने देखा इसमें कुल 14 वर्ड होते हैं। मंदाक्रांता में तो हम लोगों ने देखा 17, शार्दुल विक्रीडित में तो हम लोगों ने देखा 19 वर्णों का छंद होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला, तो हमारा विकल्प जो डी है प्रिय विद्यार्थियों सही हो गया। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है आदिकाल, ठीक है, कि निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? मतलब अब देखिए आदिकाल के रचनाकारों का भी सही अनुक्रम हमसे पूछा जा रहा है। विकल्प दे रहे हैं गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, सहरपा, ठीक है। अब देखिए इसमें सही क्या होगा, ठीक है। तो हम बात करें विद्यार्थियों सहरपा, ठीक है।
तो सहारपा सबसे पहले होंगे, ठीक। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने इनका समय कब दिया है, तो आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट लिखा कि डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने इनका समय संवत 690 विक्रमी संवत दिया है, ठीक है। संवत 690 निश्चित किया है। मतलब कुल मिला जुला के जानिए, अगर हमसे पूछे सहारपा, ठीक है, तो सहारपा इन चार विकल्पों में सहारपा सबसे पहले है, ठीक है। उनके बाद कौन है, तो उनके बाद गोरखनाथ जी हैं, ठीक है। उनके बाद कौन है, तो गोरखनाथ जी हैं, ठीक है। अब देखिए अगर उनके बाद पूछे, अब देखिए गोरखनाथ का भी क्लियर नहीं है। पितामह बड़त्वाल इनका समय 11वीं सदी मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं। तो क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है प्रिय विद्यार्थियों कि सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले है हमारे शारपा जी, ठीक है। बच्चन सिंह ने शारपा के विषय में लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग शारपा में ही दिखाई देता है, ठीक है। तो शारपा हो गए पहले, फिर गोरखनाथ जी हो गए, अमीर खुसरो हो गए, ठीक है। और अंतिम में विद्यापति जिनका समय 14वीं सदी मिलता है, ठीक है। अमीर खुसरो उसके बाद हो गए और अंतिम में विद्यापति हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें फिर विद्यार्थी शारपा की रचना की, तो दोहा कोश, चर्या गीत कोश। गोरखनाथ की बात करें रचना की, तो गोरख शतक, वैराट पुराण। अमीर खुसरो की रचना की बात करें तो खाली बारी पहेलियां। विद्यापति की रचना की बात करें तो कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए अगले प्रश्न में हमसे ये पूछ रहा है विद्यार्थियों कि स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। आपको स्थापना के आधार पर सही अनुक्रम बताना है, ठीक है। स्थापना के आधार पर अब देखिए काशी नागरिक पचाड़ी सभा की स्थापना 1893 में हुई, ठीक है। हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था अभी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, ठीक है, तो 1910 में हुआ, ठीक है। और ये टीजीटी के प्रश्न में सीधे आया है, टीजीटी की परीक्षा में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा अगर आपसे पूछे तो 1936 में। कब, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 में। साहित्य अकादमी अगर आपसे पूछ ले तो 1954 में। अगर आपसे पूछे तो हमारा विकल्प ए सही जा रहा है। पुनः रिपीट करते हैं हम लोग विद्यार्थियों, ठीक है। हम लोग पुनः इसको रिपीट करते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं, ठीक है। तो हम लोग का पहला विकल्प तो सही हो रहा है। अब उसमें देखिए काशी नागरिक पचाड़ी सभा पूछे आपसे तो 1893 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा अगर पूछे तो 1936 में। कब, 1936 में। साहित्य अकादमी अगर पूछ ले आपसे तो 1954 में इसकी स्थापना होती है। वही साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, 1954 में। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा, ठीक है। सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास। मतलब अच्छा आपके कवियों की एक लिस्ट है और उसमें से आपको जो वल्लभाचार्य हैं उनके शिष्यों का क्रम निर्धारित करना। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है प्रश्नों को हल करने के दरमियान, कि कुंभन दास का जन्म 1468 में है, ठीक है। अब देखिए 1478 में सूरदास का है, ठीक है। परमानंद दास कब आए तो 93 में आए, 1493 में, ठीक है। कृष्णदास 1496 में, ठीक है। कृष्णदास कब आए, 1496 में। अब देखिए तो हमारा कौन सा विकल्प सही जा रहा है, तो हमारा विकल्प बी जो है वह सही हो रहा है। अब देखिए हमारा 31 नंबर का प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए, ठीक है। और एक भाषा का लिस्ट दे रहा है, दूसरे में उनके प्रयोक्ताओं की लिस्ट दे रहा है। अब देखिए ब्रजबुली, ठीक है, दक्षिणी, कोसली, संधा भाषा, ठीक है। तो संधा भाषा तो सीधे सहरपाद मिलाइए, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, हम कह रहे हैं हमको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डी में तीसरा एकमात्र विकल्प है, ठीक है। ऐसे कठिन प्रश्न आराम से हल हो जाते हैं। तो हमें पता तो चल गया कि उत्तर क्या होगा, उत्तर बी ऑप्शन होगा। अब देखिए अगर हम बात करें दक्षिणी की, ठीक है, तो कुतुब शाह नामक एक व्यक्ति थे जिनका संबंध क्या है, दक्षिणी से है। कोशली की बात करें तो दामोदर शर्मा उक्त व्यक्ति प्रकरण वाले जो हैं उन्होंने कोशली, ठीक है। अब देखिए हमसे ब्रजबुली पूछे तो शंकर देव अवतरे,
ठीक है, असमिया भाषा के विद्वान थे, उनका संबंध किससे है? ब्रजबुलि से है। ठीक है, शंकर देव अवतरे। पुनः रिपीट करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया उत्तर भी है। अगर दक्षिणी की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो कुतुब शाह की, कोसली की बात करें दामोदर पंडित, ब्रजबुलि, शंकर देव अवतरे, संधा भाषा सहरपाल। ठीक है, हमारा क्या है? विकल्प जो है दूसरा सही हो रहा है। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इतिहास ग्रंथ है और लेखकों का नाम दिया है, उनसे सुमेलित करके आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, यदि मैं सही हूँ। ठीक है, हाँ है। 1960 ईस्वी में इन्होंने लिखा क्या? हिंदी साहित्य का अतीत। 1986 में हिंदी साहित्य संवेदना का विकास किसने लिखा, जिसपे इन्हें व्यास सम्मान मिला? रामचंद्र चतुर्वेदी का है। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास अगर पूछे तो गणपत चंद्र गुप्त 1965 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो 38 में है। किसका है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, अब देखिए नगेंद्र जी भी हैं, तो इनका एक ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 जो संपादित था नगेंद्र और हरदयाल, कई विद्वान थे इसमें। अब देखिए हमें हिंदी साहित्य का अतीत पहले का चौथा खोजना है। ठीक है, तो पहले का चौथा मात्र एक विकल्प में है, सी विकल्प में है और सी विकल्प ही सही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित, हमसे कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों की निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। और एक लिस्ट वन दे रहे हैं, लिस्ट बी दे रहे हैं। अब बीजक किसकी रचना है? ठीक है, कबीरदास की। अखरावट का संबंध किससे है? जैसी। भक्तमाल किसका है? नाभादास का है। श्याम सगाई नंददास का है। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है? ए का दूसरा। किस विकल्प में? मात्र एक विकल्प में है। ठीक है, अब हम लोग आगे भी चलेंगे। अखरावट किसकी रचना है? जायसी, एकदम सही है। सी का चौथा भक्तमाल माने नाभाद, एकदम सही है। श्याम सगाई नंददास की रचना है, यह भी एकदम सही है। अगर हमसे पूछे हित हरिवंश की कौन सी रचना है? ठीक है, हित हरिवंश की रचना कौन सी है? तो हित 84। ठीक है, हित 84 रचना किसकी है? हित हरिवंश की। अब देखिए निम्नलिखित रचनाकारों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। छत्रसाल दशक, कवि कुल कल्पतरु, भाव विलास, इश्कलता। ठीक है, तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो छत्रसाल के आश्रम में तो यही थे भूषण जी। कवि कुल कल्पतरु पूछे तो चिंतामणि का है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाव विलास, ठीक है, विलास तो इनके में कॉमन रहता है, तो देव। इश्कलता किसका है? इश्कलता घना, लता घना और इश्कनामा बोधा। ठीक है, तो हम लोग ना पहले का तीसरा माने ए का तीसरा विकल्प किसी ऑप्शन में है? हाँ, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, कविकुल कल्पतरु किसका? चिंतामणि का, एकदम सही है। भवानी विलास देव का है। ठीक है, एकदम सी का दूसरा सही है। इश्कलता घनानंद सही है। तो हमारा चौथा विकल्प विद्यार्थियों सही हो रहा है। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ताओं कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। मतलब देखिए जो कवि हैं और किस छंद का वो अपने काव्य में प्रयोग करते हैं वही। अब जैसे सोनेट के लिए कौन प्रसिद्ध थे? क्या त्रिलोचन प्रसिद्ध थे? तो त्रिलोचन ही प्रसिद्ध थे। ठीक है, त्रिलोचन प्रसिद्ध थे। अब देखिए हाइकू के लिए अज्ञेय जी प्रसिद्ध थे। ठीक है, सवैया के लिए अगर हम बात करें तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही प्रसिद्ध थे। अगर आपसे पूछे कवित्व के लिए कौन प्रसिद्ध थे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रसिद्ध थे। अब हमें देखिए पहले का दूसरा खोजना है, पहले का दूसरा किसी विकल्प में है, सही बात है। ठीक है, हाइकू अज्ञेय बी का पहला सही है। सवैया गया शुक्ल स्नेही और कवित्व अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, हम लोग पुनः इस प्रश्न को रिपीट करते हैं। अच्छा प्रश्न अगर ऐसे वन लाइनर में पूछता है तो ये प्रश्न कठिन हो जाता है। ठीक है, हम लोग पुनः अगर हमसे पूछे सानिक छंद के प्रयोक्ता कौन है तो त्रिलोचन है। ठीक है, त्रिलोचन है। हाइकू पूछे तो अज्ञेय, सवैया पूछे तो गया प्रकाश शुक्ल स्नेही, कवित्व पूछे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो हम लोगों का जो विकल्प चौथा था वो सही था। ठीक है, विकल्प 4 जो हम लोगों का डी विकल्प वो सही है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं 36 नंबर का प्रश्न कि काव्य पंक्ति से प्रश्न है, प्रश्न हमें बता दीजिए और जाइए आराम करिए फिर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, हमसे कह रहे हैं चिर सजग आंखें उनीदिनी आज कैसा व्यस्त बना। ठीक है, रूपोद्यान प्रफुल्ल पाए कलिका रा केंद्र बिंबना, वेदने तू भी भली बनी। ठीक है, शुरम में रम्य
रस राशि रंजिते। अब देखिए ये पंक्तियां हमसे पूछ रहा है, जैसे चिर सजग आंखें उनिदनी आज कैसा व्यस्त बाना, ये किसकी रचना से है? ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ठीक है। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंद्र बिंबानना। ठीक है, ये रचना किसकी है? तो ये हरिऔध की है। किसकी है? हरिऔध की है। वेदने तू भी भली बनी। ठीक है, वेदने तू भी भली बनी किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। हम्म। सुरम्य रम्य रसराज रंजिते अगर पूछे, ठीक है, तो ये रचना किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना से संबंधित है। ठीक है, तो अब देखिए चिर सजग आंखें उनिदनी आज कैसा व्यस्त बाना, किसकी पंक्ति? महादेवी वर्मा का। मेरे साथ दो बार बोलिए, किससे? चिर सजग आंखें उनिदनी आज कैसा व्यस्त बाना, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका हरिऔध जी की पंक्ति है। ठीक है, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका हरिऔध जी की पंक्ति है। आपसे पूछे वेदने तू भी भली बनी, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ठीक है, आपसे पूछे सुरमय रम्य रसराज रंजिते, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, आपसे पूछे सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी, ये रचना किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? चिर सजग आंखें उन्जनी आज कैसा व्यस्त बाना, तो ए का तीसरा। किसी ऑप्शन में है? दो ऑप्शन में है। ठीक, अभी लड़ाई जारी है। फिर देखिए रूपोद्यान प्रफुल्ल पाय कलिका राकेंद्र बिंबानना, ये किसकी पंक्ति है? तो हरिऔध की है। ठीक है, बी का चौथा। ठीक है, हमारा पहला विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए वेदने तू भी भली बनी मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। सुरम में रम्य रसराज ही रंजिते, ये अगर पंक्ति पूछे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। तो विकल्प हमारा पहला जो है सही हो रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कर दीजिए और अपना एक प्रश्न सही कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, बंधन अपने अपने सिंदूर की होली अशोक अशोक नायक खलनायक विदूषक। ठीक है, तो हम सबसे आसान पहले पूछते हैं। अब सिंदूर की होली, ठीक है, अब देखिए विकल्प भी गलत दिया हुआ है, तो किसका है? सिंदूर की होली किसका है? सिंदूर की होली मिश्र जी का, और यहाँ लाल दिया हुआ है। ठीक है, और नेट के सिलेबस में भी यही गलती है। हाँ, अब देखिए सिंदूर की होली, हमें जो सबसे आसान है वो पहले हम करते हैं। पहले का बी का तीसरा किस विकल्प में? मात्र बी में है। ठीक है, अब देखिए बंधन अपने अपने किसकी रचना है? तो शंकर शेष का ही है, तो पहले का दूसरा। ठीक है, अब देखिए अशोक का शोक, ठीक है, अशोक का शोक किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, सी का पांचवा। अगर हमसे पूछे नायक खलनायक विदूषक, ठीक है, नायक खलनायक विदूषक पूछे तो किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। सुरेंद्र वर्मा का है। ठीक है, डी का पहला। मुझे ये तो स्पष्ट हो गया, हम लोगों को ये पता चल गया कि विकल्प बी सही है। पुनः रिपीट करते हैं, जैसे बंधन अपने अपने रचना किसकी? शंकर शेष का है, नाटक है। पूछे सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अशोक का शोक अगर पूछे तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाटक है। नायक खलनायक विदूषक पूछे तो सुरेंद्र वर्मा। अब देखिए मोहन राकेश भी ऑप्शन, मोहन राकेश का क्या है? लहरों के राजहंस। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर का प्रश्न हमारे सामने, हमसे पूछा ये जा रहा है कि कहानी है और कहानीकार है, वही सुमेलित करके अब प्रश्न सही बता दीजिए। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। लाल पान की बेगम, किसका? रेणु जी का है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछे एक औरत की जिंदगी, एक औरत की जिंदगी किसका? रामदरस मिश्र का है कहानी। लंदन की एक नाथ रात निर्मल वर्मा का है। ठीक है, सौ यात्रा अगर आपसे पूछे प्रिय विद्यार्थियों, सौ यात्रा किसका है? श्रीकांत वर्मा का है। ठीक है, कृष्ण बलदेव वैद्य का कोई कहानी बताइए। ठीक है, तो मेरा दुश्मन नामक कहानी इनकी है। मेरा दुश्मन नामक कहानी। ठीक है, दुश्मन नामक कहानी किसकी है? तो कृष्ण बलदेव वैद्य की है। अब देखिए हमें याद कैसे करना है। आप कह रहे हैं लाल पान की बेगम, ठीक है, पहले का जो है तीसरा जा रहा है, किस विकल्प में है? मात्र एक विकल्प में। हमें ये जो पता चल गया कि हमारा डी विकल्प सही है। हमसे पूछे प्रिय विद्यार्थी को एक औरत की जिंदगी, ठीक है, तो रामदरस मिश्र का है। ठीक है, रामदरस मिश्र का है। अब देखिए
लंदन की एक रात निर्मल वर्मा का, सौ यात्रा किसका, श्रीकांत वर्मा का। तो हमारा चौथा विकल्प जो है, चौथा विकल्प हमारा सही हो रहा है। पुनः रिपीट करेंगे, अगर हमसे पूछे लाल पान की बेगम फैसल रेणु की एक औरत की जिंदगी, ठीक है, रामदास मिश्र की, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की, सौ यात्रा अगर पूछे श्रीकांत वर्मा की, और मेरा दुश्मन पूछे तो कृष्ण बलदेव वैद की। अब देखिए निम्नलिखित पंक्ति हैं और उनके लेखकों के साथ सुमेलित आपको करना है, ठीक है। देखिए कह रहा भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ठीक है। भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति किसने माना है, आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा इसमें, ठीक है। तो हमें देखिए पहले विकल्प में दूसरा जो है तीन विकल्प मिल रहा है, मतलब लड़ाई जारी है एकदम। अब देखिए श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन, अव्यक्ति हो जाना, ठीक है। ये किसका है, तो देखिए व्यंग निबंधकार है, ठीक है, व्यंग निबंधकार है हरिशंकर परसाई, उन्हीं का है। श्रद्धेय बनने का मतलब क्या है, नॉन पर्सन, अव्यक्ति हो जाना, ठीक है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, काव्य कला तथा अन्य निबंध से किसने लिखा है ये, हाँ जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। पंडिताई भी एक बोझ है, ठीक है, ये किसका कथन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो हम देखते हैं भक्त की रसात्मक अनुभूति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो अब देखिए श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन, अभिव्यक्ति, अव्यक्ति हो जाना हरिशंकर प्रसाई, मतलब दूसरे का चौथा किस विकल्प में है, तो प्रिय विद्यार्थियों मात्र एक विकल्प में है, किसमें, डी वाले में। अब देखिए कह रहा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, तो हम लोगों ने देखा था ये काव्य कला तथा निबंध जयशंकर प्रसाद के निबंध से है, तो सी का पचवा, ठीक है। तो डी विकल्प हमारा सही है, पंडिताई भी एक बोझ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हमारा डी विकल्प सही हो रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब देखिए साधारणीकरण, सहृदय, मधुमती, भूमिका, अर्थ की लय, ठीक है, ये सब सिद्धांत है और हमको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। सहृदय का अवधारणा किसने दिया, आनंदवर्धन ने। साधारणीकरण का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, भट्टनायक ने किया है, ठीक है। और ये प्रश्न नेट की परीक्षा में ऐसे सीधे पूछा है कि साधारणीकरण का पहले, ठीक है, पहले बार अवधारणा, सबसे पहले अवधारणा किसने दिया। अब देखिए मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र का है, ठीक है, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र का है। अर्थ की लय जगदीश गुप्त का है, अर्थ की लय जगदीश गुप्त का है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे सहृदय की अवधारणा, ठीक है, तो आनंदवर्धन का है। साधारणीकरण पूछे तो भट्टनायक का है। मधुमती भूमिका पूछे प्रिय विद्यार्थियों, मधुमती भूमिका तो केशव प्रसाद मिश्र का है। अर्थ की लय पूछे तो जगदीश गुप्त का है। देखिए सहृदय की अवधारणा पूछे तो आनंदवर्धन, ठीक है, तो पहले का दूसरा हो गया। तो हमारा सी विकल्प सही जा रहा है। साधारणीकरण भट्टनायक, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र, अर्थ की लय, ठीक है, जगदीश गुप्त। अब देखिए कथन और कारण से प्रश्न है, ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं इनको। ऐसे प्रश्न अगर आ जाए 4-5 परीक्षा में तो दिमाग जो है ना हिल सकता है। अब देखिए कह रहे हैं उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी की प्राचीन सिद्धांत है, तो गलत है, क्योंकि उपमान हिंदी के प्राचीन सिद्धांत नहीं है बल्कि यह पश्चिमी साहित्य की देन है, ठीक है। तो हिंदी की नहीं बल्कि पश्चिमी साहित्य की देन है, तो स्थापना तो गलत हो गया। कह रहे हैं यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है, ठीक है। हाँ ये बात सही है, उपमान की अवधारणा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पश्चिमी साहित्य से नवीन वैज्ञानिक तर्कों के माध्यम से भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत किया है, ठीक है, ये तो सही है। अब देखिए ए स्थापना गलत है, ए गलत, आर सही, हमारा विकल्प बी में है, ठीक है, हमें उत्तर मिल गया कि विकल्प बी में। अब देखिए हमसे कह रहा है अगले प्रश्न में कि अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है, ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों की अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। हाँ फिर कह रहे हैं, अब देखिए एकदम सही है कि अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है, क्योंकि जब हम अस्तित्ववाद का अध्ययन करते हैं तो यह बात व्यापक रूप से सामने आती है
कि वह विज्ञान विरोधी दर्शन है। ठीक है, स्थापना तो सही हो गया। कह रहा है तर्क में यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था और अति सूक्ष्मता को प्रश्रय देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता। ठीक है, हाँ तर्क एकदम सही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अस्तित्ववाद मनुष्य की अबाध स्वतंत्र चेतना का समर्थन करता है। एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए कोई भी तत्व जो उसके स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न करता है, चाहे वो राज्य, धार्मिक, ज्ञान विज्ञान संस्था हो, वह किसी को वैध नहीं मानता है। ठीक है, मतलब विज्ञान का भी अंध समर्थन नहीं करता वो कि बस मान लिया जाए। ठीक है, अब देखिए तो क्या है, तर्क भी सही हो गया तो दोनों सही हो गया। तो किस विकल्प में दोनों सही है, तो हम देखते हैं पहले विकल्प में ए और आर दोनों सही है। अब देखिए 43 नंबर के प्रश्न में, ठीक है हम लोग 45 प्रश्न करेंगे बस। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछे, ठीक है कुल 50 प्रश्न है, 5 प्रश्न गद्यांश से है जिसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, 45 प्रश्नों को करेंगे। कहने काव्य का सर्वस्व है काव्य अलंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब देखिए कह रहे काव्य का सर्वस्व है काव्य अलंकार, इसके रहते किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। भाई साहब एकदम गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे किसी की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बात करें अलंकार की तो काव्य का बाहरी तत्व माना गया है। ठीक है, तो इसलिए तो ये गलत हो गया। अब देखिए कह रहे हैं काव्य अलंकार में रस ध्वनि, रसवद अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभा कारक धर्म है। ठीक है, कह रहे हैं कि काव्य अलंकार में क्या है, रस ध्वनि, रसवद अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है। तो भाई साहब गलत है, क्योंकि काव्य अलंकार में नहीं बल्कि रस संप्रदाय में रस ध्वनि, रसवद अलंकार, ठीक है, आदि सम्मत संप्रदायों का सन्निवेश हो जाता है। मतलब दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। किस विकल्प में सही है, तो विकल्प बी में सही है। अब देखिए 44 नंबर का प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का समूर्तन करने करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। कह रहा है कि बिंब विधायक जो होता है, बिंब विधायक रचनाकार जो होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों को समूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। एकदम सही है कि बिंब विधायक जो है, हाँ बिंब को ध्यान में रखकर लिखने वाला रचनाकार अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों को मूर्त रूप प्रदान करता है। ठीक है, एकदम सही है। कह रहे हैं क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। ठीक है, तो तर्क भी सही है कि कविता के संबंध में अनासक्त का अर्थ है चित्त का विस्तार करना। ठीक है, अर्थात मैं के भाव से मुक्त करना। ठीक है, तो कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। ठीक है, माने चित्त का विस्तार माने मैं के भाव से मुक्त करती है कविता। इसी कारण कविता के आनंद को लोकोत्तर कहा गया है। ठीक है, तो हमारा क्या है, तर्क भी सही है तो दोनों सही है। अब देखिए हमारा अंतिम प्रश्न। ठीक है, अंतिम प्रश्न क्या कह रहे हैं, स्वच्छंदतावाद ना छायावाद है ना रहस्यवाद। एकदम सही है कि स्वच्छंदतावाद जो है, ठीक है, न छायावाद है न रहस्यवाद है, क्योंकि इसे हम छायावाद की पूर्व पूजिका के रूप में देखते हैं। स्वच्छंदतावाद पूरी तरह से छायावाद के रूप में नहीं है और इसी तरह यह रहस्यवाद में भी नहीं है। अब देखिए रीजन दे रहे हैं, यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न वैयक्तिक कल्पना तिरेक और निजी सहजानुभूति की उपज है। तो यह भी सही है क्योंकि द्विवेदी युग की कविता शास्त्रीय जड़ता से निकल कर आ रही थी, उसमें शास्त्रीय प्रतिमान बन गए थे जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बनाए थे। तो तर्क भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, अगर हमसे पूछे सक्षमतावाद न छायावाद न रहस्यवाद, एकदम सही है। ठीक है, यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न वैयक्तिक कल्पना तिरेक और निजी सहजानुभूति की उपज है, यह भी सही है। ठीक है, अगर हम बात करें स्वच्छंदतावाद, उसी द्विवेदी युगीय शास्त्रीय प्रतिमान या शास्त्रीय जड़ता के विरोध में उत्पन्न हुई काव्यधारा थी जिसमें कवियों ने कल्पना और रहस्य की अनुभूति का प्रयोग किया है। अतः कारण और कथन दोनों सही हैं। ठीक है, जैसे रीजन दोनों सही, तो हमारा विकल्प ए सही हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।